नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो बिहार के महासंग्राम में पहले चरण के लिए तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। पहले चरण के लिए 10 तारीख की शाम को चुनाव प्रचार रुक जाएगा, थम जाएगा, पर नेताओं की बयानबाजी ऐसा लग रहा है जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही है। जाति, धर्म, संप्रदाय को लेकर लगातार तल्ख बयान दिए जा रहे हैं और एक दूसरे पर जहर बुझे तीर चलाए जा रहे हैं। आज का हमारा ये अहम मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करेंगे और ये चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों बिहार में लोग विकास की बात नहीं करते, अपना हिसाब किताब क्यों नहीं देते, क्यों इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार में करेंगे 4 चुनावी सभाएं। मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर और नवादा में लोगों को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में AIMIM के वरिष्ठ नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी, गिरफ्तारी के हो रहे हैं प्रयास। बिहार चुनाव के लिए लोक नीति CSDS सर्वे में एनडीए को बढ़त। एनडीए को महागठबंधन के मुकाबले 4% ज्यादा वोट मिलने का रुझान। और बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए अधिसूचना जारी। 7 जिलों की 55 सीटों पर 1 नवंबर को होगा मतदान। तो ये थी सुर्खियां और अब आज के मुद्दे की बात करें। बिहार में जनता का वोट हासिल करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उनके बड़े बोल अब तीखे और धारदार होते जा रहे हैं। क्या है नेताओं के भड़काऊ और विवादित बयान, उस पर डालते हैं एक नजर। हर चुनाव में आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होती है। जहर बुझे शब्द बाणों से एक दूसरे पर हमला किया जाता है। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में ये बातें निचले और छिछले स्तर तक पहुंच गई हैं। कुछ नेता वोट की राजनीति के लिए जाति और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश जारी हो गया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने चुनाव प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया। लालू प्रसाद यादव ने उत्तर प्रदेश में हुई दादरी घटना को सांप्रदायिक रंग देते हुए विवादित बयान दिया और कहा कि हिंदू भी बीफ खाते हैं। दुर्गा के पंडाल में रात के फगवा देगा, हल्ला मचा देगा कि मुसलमान फेंक दिया, अब बांध के जाओगे आप, जेल जाओगे आप। ये कमनलाई करना चाहता, हम लोग सावधान। समाचार पत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि भाजपा त्योहारों में दंगे करवाने के लिए कहीं हड्डी फेंकवा देगी तो कहीं सूअर कटवा देगी। वहीं राहुल गांधी ने भी एक चुनावी सभा में भाजपा पर आरोप लगाया कि वो झगड़े कराती है। बीजेपी सिर्फ एक काम कराती है, चाहे वो बिहार हो, पहले हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, अलग अलग लोगों को वो लड़ाने की कोशिश करती है। हिंदू को मुसलमान से लड़ा देगी, महाराष्ट्र में कहेगी कि बिहारी को यहां से निकालो, उत्तर प्रदेश वालों को यहां से निकालो। जहां भी वो जाते हैं गुस्सा पैदा करते हैं। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव तोड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई भी कम्युनल टेंशन को फैलाने की कोशिश करता है अथवा ऐसी कोई कम्युनल प्रॉब्लम यदि क्रिएट करता है अथवा किसी भी प्रकार का कोई क्राइम यदि वो करता है तो उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, उसे टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में दादरी घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं देश की छवि खराब करती हैं। India is a mature society. We have to rise above these kind of incidents because they certainly don't bring a good name as far as the country is concerned. And I've also said that they can amount to policy diversions in that context. And therefore it's a responsibility of every Indian in his actions or in his comments to stay clear of unfortunate
and condemnable incidents of this kind. बिहार विधानसभा चुनाव में जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर वोट की राजनीति तीखी होती जा रही है, पर ये लोकतंत्र है और इसमें आखिरी फैसला जनता जनार्दन का ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज का मुद्दा, आखिर क्यों नेता इस तरह की बयानबाजी करने पर मजबूर हो रहे हैं, क्या उनकी मंशा है, इसी पर बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़ और स्मिता मिश्रा हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। रोशन, चुनाव में इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल होता है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है, अगर नीतीश कुमार भी ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि भाजपा हड्डी फेंकवा देगी, सुअर फेंकवा देगी, कहीं ना कहीं उनकी नर्वसनेस झलक रही है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जो सर्वे आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि भाजपा एनडीए बढ़त की ओर है। असल में अगर आप बिहार का पूरा चुनाव देखें तो इसमें दो लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। एक नीतीश कुमार हैं और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए दोनों तरफ से जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं या जो रणनीति अपनाई जा रही है, वो देखने वाली बात है कि आपका एक वर्ग ऐसा है, एक पक्ष ऐसा है जो खिचड़ी बन गई है इस समय। अगर आप नीतीश और उनका गठबंधन देखें तो उसमें कई सारे दल शामिल हो गए और एक तरफ जो भाजपा का गठबंधन है उसमें भी कुछ लोग शामिल हैं। नेता इस तरह का होता है, लेकिन नीतीश कुमार इस तरह का भाषण दे, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लग रहा है। स्मिता, नीतीश का इस तरह से भाषण, आप तो वहां घूमकर लगातार आई, दौरा किया आपने वहां का, नर्वसनेस दिख रही है नीतीश की क्या? देखिए, मुझे तो बिहार से लौटने के बाद, क्योंकि बहुत सघन गांव देहात का जो दौरा था, उस बीच में मुझे टेलीविजन देखने का अवसर नहीं मिला। लेकिन जब आप भी चुनावी यात्राएं करते रहे तो आपको भी पता है कि बिल्कुल समय नहीं होता मीडिया में क्या चल रहा है उस पर ध्यान देने का। और कई बार जब होटल के रूम में पहुंचे तो बत्ती भी नहीं, बहुत रात हो चुकी होती है और हालात बहुत ज्यादा बेहतर अभी भी नहीं है। और दिल्ली पहुंचकर जब मैंने मीडिया में इस तरह से ये पूरे भड़काऊ जो पूरा एक डिस्कोर्स बना हुआ है इसको देखा तो मुझे बेहद हैरत हुई, क्योंकि वहां गांव देहात में बिहार में जो आम लोग हैं, मैं पॉलिटिकल पार्टियों के पदाधिकारी और नेताओं की बात नहीं कर रही, आम जनता जो वोटर है बिहार की, उसमें मैंने कहीं किसी के मुंह से ऐसा कोई भी मुद्दा जो उनके लिए चुनाव के वक्त एक मुद्दा हो, एक विषय हो जिस पर वो विचार करें, ऐसा मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना। लेकिन जब मैं पटना शहर लौट कर आई तो मैंने देखा कि पूरे पटना शहर में जगह जगह चर्चा जो है नेताओं और पार्टी वर्कर्स के बीच में, वो लालू प्रसाद जी के भाषण को लेकर हो रहा था, जिसमें कि उन्होंने ये बात कहना चाहा था कि हिंदू भी बिहार में और अन्य जगहों पर गोमांस खाते हैं। हालांकि तो मेरा ये कहना है कि जो विषय लोगों की चिंता में नहीं है, लोगों के कंसर्न में नहीं है, लोग परेशान है कि गांव में जो चापाकल, जिसको हम हैंडपंप कहते हैं बिहार में उसे वहां की स्थानीय भाषा में चापाकल कहते हैं, कि चापाकल का पानी सूख गया तो इसका कोई इलाज किया जाए। बच्चा स्कूल जा रहा है लेकिन पढ़ाई उस तरह नहीं हो रही है और दूर भेजने की छोटे बच्चे को संभावना नहीं है, तो गांव वाला स्कूल हाई स्कूल कैसे किया जाए, ये है विषय लोगों के कंसर्न के। लेकिन वही मैं कह रहा हूं, इसीलिए नेताओं का जानबूझकर बहस को उस तरफ मोड़ना, जो गोमांस किसी के लिए कोई विषय नहीं है उसको जबरदस्ती मुंह में लोगों के थोपना, और नीतीश कुमार जी का विशेष रूप से, जिनका रिकॉर्ड ऐसी बयानबाजी का आमतौर पर नहीं है। बिल्कुल, यही बड़ी बात मुझे लगता है कि दोनों किस तरफ जो गठबंधन है, खास तौर से जो गठबंधन प्योरली कास्ट कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ जाति जोड़कर जो अपनी जीत को करना चाह रहा है, अपनी जीत का आधार, उसको कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि जातियों के एक पारंपरिक वोट बैंक का जो एक चला आ रहा है ढर्रा, उसको तोड़ करके लोग शायद एक नई राजनीति की ओर देखना चाह रहे हैं और उसको डाइवर्ट कर दो। कहीं ऐसा हो गया तो उनके लिए बेहद विकट स्थितियां हो जाएंगी। इसीलिए इस तरह की बहस बनाई जा रही है। लालू जी ने शुरू किया, उसके बाद तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ गई। मुझे लगता है कि अभी भी वोटिंग का वक्त नहीं आया है, पहले फेज में 5 दिन हैं और आगे के फेजेस पड़े हुए हैं। जितनी जल्दी हो सके ये बहस बिहार में समाप्त होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये कि बयान तो रोज आ रहे हैं, तो मैं वही पूछ रोशन के, ये जो जैसे इन्होंने जाति की बात की, ठीक है, बिहार में जाति है, जाति का आधार पर वोट पड़ते रहे, इसमें कोई दौरान नहीं, लेकिन अब लग रहा था कि नए बिहार की बात होगी। ऐसे में बार बार जाति की बात करना, लालू यादव तो यहाँ तक कह गई कि अगड़ों बनाम पिछड़ी जातियों की लड़ाई है। इस तरह की खुली तरह से, इस तरह से कहना कि जाति ये कोई अमेरिका थोड़ी है, यहाँ तो जाति होगी, इस तरह की बात कहना, तो दरअसल वो अपने फ्रेम से निकल नहीं पा रहे हैं। असल में आपने जब लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तभी आपने देखा होगा कि उनका नारा था
कि जो पिछड़े हैं वो अगड़ों से कितना छीन सकते हैं, छीन लो। उसमें फिर लोगों ने कहा कि जंगल राज की बात हुई, वो तभी से आया। दूसरी बात आपने जाति की कही, इस बार जो हमने देखा, जो हमारे पास राजनीतिक दलों की प्रेस रिलीज आई, पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि जिसमें लिखा गया था कि कितने % हमने यादवों को सीटें दी हैं, कितने हमने मुसलमानों को दिया है, कितने हमने, ये पहली बार ऐसा हुआ कि राजनीतिक दल, ये पत्रकार लिखते थे, पहले पत्रकार आकलन करते थे, गिनते थे लिस्ट में से, लेकिन ये पहली बार हुआ कि काम आसान करके राजनीतिक दलों ने दिया और बाकायदा फोन करके फोकस कराया गया कि इस बार हमने इस जाति को इतनी सीटें दी हैं ताकि उनकी जो जाति के वोट हैं उनको मिले। तो ये एक तो अजीबोगरीब, जब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम पढ़े लिखे समाज की बात कर रहे हैं और भारत एक हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तब अगर ऐसा हो तब ये चिंता का विषय है। सर सुमिता, जहां आपने कहा कि जिस तरह के भड़काऊ बयान हो रहे हैं वो लोगों के लिए विषय में नहीं है, ये जो बार बार लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि अगड़े और पिछड़ों की लड़ाई है, ये फलाना जाति की, हमने इस जाति को इतने टिकट दिए, क्या लोगों के जहन में ये चीज आज भी बिहार में है क्या? मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए ये तो भारतीय समाज की एक वास्तविकता है कि पारंपरिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो डिप्राइव्ड था और उसे समाज की मेन स्ट्रीम में कई चीजों की उसे सुविधा नहीं दी गई थी। मंडल का कॉन्सेप्ट यही था कि उन लोगों का सशक्तिकरण किया जाए। आज की डेट में मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप कागज कलम लेकर बैठे, वास्तविक रूप से मंडल के सेगमेंट में जितनी जातियां आती हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग जो बिहार में अलग से बनाया गया है, वास्तव में सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक और तमाम रोजगार वगैरह के तमाम तरीकों से देखिए तो जिन जातियों को मंडल के तहत समर्थन और सपोर्ट और उसकी जरूरत थी, वो अभी भी वास्तविक सशक्तिकरण 10% से कम है। 25 साल से बिहार की राजनीति में जो लोग रूल कर रहे हैं वो बैकवर्ड एम्पावरमेंट के नारे पे रूल कर रहे हैं। 10% भी वास्तविक सशक्तिकरण उन जातियों का नहीं हुआ है। समाज का एक बहुत छोटा मुट्ठी भर तबका है, ओबीसी सेगमेंट, जिसने कि इन सारे सुविधाओं को अपने सशक्तिकरण के लिए इस्तेमाल किया और पूरा वर्ग जो है वो अभी भी वास्तविक सशक्तिकरण से वो वंचित है। इसीलिए लालू जी और तमाम दूसरे लोग जो उस तरह की राजनीति में यकीन करते हैं, शायद उन्हें लग रहा है कि अगर वो वास्तविक सशक्तिकरण की बात करना शुरू करेंगे तो उनके पास देने के लिए जवाब नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं लोगों ने मंडल के नाम पर राज किया। तो इसीलिए अब अगड़ी जाति के खिलाफ वैमनस्य पैदा करके एक नया मंडल 2 तैयार करने की कोशिश है। सबसे पहले उनको ये जवाब देना चाहिए कि इतने साल बैकवर्ड एम्पावरमेंट के नारे पर जो आपने राज किया, उसमें कितना एम्पावरमेंट हुआ उसको वो दिखाएं। देखिए स्मिता, मैं क्या लोगों के जहन में ये बात आ रही है, जब आप घूमी तो लोगों को लग रहा है कि नहीं हमारी जाति बनाम इसकी जाति, ये इस तरह का डिवाइड वहां आप देख रही है क्या? इसमें एक थोड़ा सा विरोधाभास है स्थिति में। बिहार का वोटर जो है, बिहार के समझदार लोग जो हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सारी बहस के बावजूद अंततोगत्वा वोटिंग के दिन शायद ये आशंका है कि लोग आखिरकार अपनी जातिगत समीकरणों को नजर में रखते हुए ही वोट डालेंगे। इस बात की आशंका है। उससे बड़ी आशंका इस वक्त मुझे ये दिख रही है कि जो हेट्रेड, जो वैमनस्य, जो घृणा की बातें बिहार के समाज में बिल्कुल नहीं है। कहीं इस तरह की कोशिशें इन सब मुद्दों को बिहारी वोटर के दिमाग में ये चला जाए और फिर उस लिहाज पर अगर वोटिंग होगी तो बिहार जो है वो एक बहुत ही क्रूशियल मुहाने पे खड़ा है। एक नया बिहार तैयार करने की जरूरत है। फिर से पीछे ना चला जाए। ये मौका अगर चूक गया बिहार के लिए, समझना तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बिहार के वोटर के लिए और प्रदेश के लिए। रोशन, मुझे याद है जब लोकसभा चुनाव थे, मैं खुद गया एक गुजरात में कार्यक्रम करने, 1 घंटे का कार्यक्रम था। अमी याग्निक जैसी कांग्रेस की नेता थी, बड़ी पब्लिक थी। एक सवाल पब्लिक की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से या किसी और पार्टी की तरफ से गुजरात के दंगों को लेकर नहीं उठा। 1 घंटे के प्रोग्राम में गुजरात में बैठे थे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बिहार में जो है लोग गुजरात दंगों की बात कर रहे हैं। ये क्या है? नेता चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हो, राहुल गांधी तक जो है ये इस तरह की बात कर रहे हैं। क्या इमेच्योरिटी है नेताओं की? असल में ध्रुवीकरण की राजनीति, ये इसमें राजनीति है। जितना ध्रुवीकरण होगा उसमें वोट 2 भागों में बटेगा। और जैसे भी बात आपने की कि जातीय है, अगर आप इस वोट का ध्रुवीकरण करते हैं तो फिर जाति खत्म हो जाती है। फिर हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाएगा, फिर 2 पक्ष हो जाएंगे और
जो हिंदू है वो हिंदुओं को वोट डालेगा, जो मुस्लिम है मुस्लिम को वोट डालेगा। इवन जो मुस्लिमों के जो उनके हित करने वाले लोग हैं उस तरफ एक तरफा हो जाएगा। तो ये कोशिशें जो हो रही हैं, जो आपने देखा होगा जगह जगह देश के दूसरे भागों में जो दंगे की कोशिश हुई या गौमांस की अभी जैसा जिक्र आया, ये मुझे लगता है कि ओवरऑल ये सारी बातें उसी तरफ जा रही हैं कि इस चुनाव को आप इसका ध्रुवीकरण कर दीजिए। तो क्या एक बार फिर से लालू वही MY समीकरण, उनका जो पेट फॉर्मूला था कि यादव और मुस्लिम वोट हमें मिल जाए तो बस हम पूरा स्वीप कर लेंगे? बिल्कुल यही बात है। और आपने ये जैसे मैंने कहा कि ये तो इतिहास है, इतिहास गवाह है। और इस देश में पता नहीं क्यों कि अभी भी जिस दिन आदमी वोट देने जाता है उस दिन उसके दिमाग में अपनी जाति का या अपने धर्म का आदमी दिखाई देता है। तब उसको डेवलपमेंट या सड़कें बनाने या डैम बनाने या बिजली 24 घंटे मिले वो सपना वो भूल जाता है। लेकिन वो बातें करता है, भाषण करेगा, लेकिन जब वोट डालेगा तब उसको अपनी जाति का आदमी नजर आता है। इसमें तो चुनाव आयोग ने कहा कि भाई इस तरह के भाषण मत दो। चुनाव आयोग ने साफ नेताओं से कहा, और नेताओं को जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आखिर बिहार को आप 40 साल का पिछले वैसा बिहार नहीं, आप नए बिहार बनाने की बात करो। और खासकर नीतीश कुमार खुद नया बिहार बनाने की बात करते रहे थे, सुशासन की बात करते रहे थे, आज वो वापस उसी ट्रैक पर जा रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लगता? बिल्कुल। 2010 का जो चुनाव में जो नारा था नया बिहार फिर एक बार नीतीश कुमार, वो तो नीतीश कुमार जी की रहनुमाई का ही स्लोगन था और उस पर वो चुनाव भी जीतकर दोबारा सत्ता में आ गए थे। लेकिन यहाँ पे दुर्भाग्य की बात यह है, इसी चुनाव प्रचार के दौरान लालू प्रसाद यादव जी से बहुत इत्मीनान से बहुत लंबी बातचीत मेरी हुई और मुझे ये साफ दिख गया कि इलेक्शन कमीशन का जो डंडा है उसके बावजूद और जो भी मतलब बिहार के भविष्य के नजरिए से देखा जाए, लालू जी ने ये तय कर लिया कि इस चुनाव में जाति जो है या मंडल जो है, मंडल वर्सेस अदर्स, ये जो है इसके अलावा वो किसी विषय पर बात करने वाले नहीं हैं। लेकिन इस बीच दादरी की घटना ने उनको एक बहाना दे दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगी, जो MY कॉम्बिनेशन की आप बात कर रहे हैं, अब आज ही लोकनीति CSDS के सर्वे में आप देखें 30 से 40% जो बिहार का मुसलमान है, जो युवा एस्पिरेशनल मुस्लिम जो बिहार में है, वो अपने जो पारंपरिक वोटिंग के तरीके हैं उसके समाज के, उसके समुदाय के, उससे बाहर वो अपने विकल्प तलाश रहा है। बिल्कुल। तो अगर सर्वे में ग्राउंड पर ये बात आ रही है तो इसका मतलब स्थानीय नेताओं को भी इसके संकेत मिल रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे भी अपने बातचीत में ये पता चला है कि एक सीनियर जनरेशन, एक ऊंची ऊपर वाली पीढ़ी को छोड़कर जो युवा पीढ़ी है वो मानती है कि जरूरी नहीं जिसको हमारे पिता और चाचा और दादा वोट दे रहे हो, और उसी तरह से हम भी उसी तरह से हम वैसे दें, हम अपने कंसर्न्स, अपना भविष्य, अपनी चिंताओं को देखकर वोट दें। और यही तो शायद ये रिमार्क जो उनका आया, जो भड़काऊ, बहुत ही अफसोसजनक मैं मानती हूँ उस बयान को, शायद ये मुस्लिम वोटर कहीं और कोई ऑप्शन न तलाश रहा हो उसको रोकने के लिए। लेकिन लालू जी, और इसीलिए बाद में उनका एक क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट बाद में उनको देना पड़ा, लालू जी इस तरह से फंस गए कि मुस्लिम के साथ यादव भी उनका पारंपरिक वोट बैंक है। और यादव जो हैं, जो यदुवंशी हैं, उनके लिए गोवंश जो है वो तो उससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट होता ही नहीं। सामाजिक धार्मिक रूप से उनके लिए गोवंश से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। बिल्कुल। ये तो तुरंत यादवों में इसकी प्रतिक्रिया हुई कि ये कैसी बात कह दी। इसलिए थोड़ा सा नर्वसनेस तो मुझे लगती है कि मुझे लगता है शाम को फिर उनका एक लीपा पोती वाला बयान आया कि मेरे द डेविल मेरी जबान पर कुछ और आ गया था। लेकिन मुझे लगता है कि तो निकल चुके हैं, तीर जो है कमान से निकल चुका है। और यही नेताओं को सोचना, एक बार तीर जब निकल जाता है कमान से तो बहुत कुछ नुकसान हो जाता है, वापस नहीं लिया जा सकता। तो ये भी शब्द भी एक कमान तीर की तरह है, जब एक बार निकल गए तो आप उसको वापस नहीं ले सकते। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि नेताओं के ये शब्द जो हैं, ये बाण जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे। दुर्भाग्य की बात है। लेकिन 40%, माफ कीजिएगा 60% जो है वोटर जो है बिहार का, वो करीब 40 साल से कम उम्र का है। और यही वोटर नया बिहार बनाने की बात कर रहा है और इन्हीं का वोट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जाति और इस तरह की बयानबाजी में नहीं उलझेंगे तो जाहिर तौर पर नया बिहार जरूर बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन और स्मिता, आप दोनों का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। और ये तो हमने आज के मुद्दे की बात की, अब बात करते हैं मतदाताओं के मुद्दों की। आज वोटर चौक में आपको लिए चलते हैं मोइनुद्दीन नगर, जहां तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं की दावेदारियों को सबसे ऊपर आंक रहे हैं। साथ ही क्या है यहां के वोटरों के मन में, उनसे बात की हमारे संवाददाता अजय विक्रम ने। हम इस समय हैं समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर
विधानसभा में। यहाँ पे कुछ लोग भी इकट्ठा हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और साथ में एक चाय की दुकान भी है, हम चाय भी पियेंगे। चाय वाले भैया जरा चाय बनाइएगा हम लोगों के लिए। ये चाय की चुस्की के साथ इस मौके का हम फ़ायदा भी उठाएंगे, लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मोहिउद्दीन नगर की क्या स्थिति है, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे मुद्दा क्या है। मुद्दा है कि मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र का विकास कैसे हो। इसके लिए मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हम लोग ये चाहते हैं, ये मतदाता भाई लोग यह चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधि पढ़ा लिखा, सुयोग्य और समझदार हो, ताकि हमारी समस्या और हमारी बात को सही मंच पर खड़ा कर सके। क्या विकास का जो पैमाना है उसको हासिल कर पाया है आपका मोहिउद्दीन नगर? विकास का पैमाना तो अभी तक हासिल नहीं कर पाया है। हम लोग दियारा क्षेत्र से आते हैं। दियारा क्षेत्र में अभी बहुत सारी समस्या है, नीलगाय की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, सूखा की समस्या है, उससे अभी तक हम लोग जूझ रहे हैं। पीने का पानी नहीं है मोहिउद्दीन नगर में, आप चाह के भी पानी नहीं पी सकते हैं। आर्सेनिक इतना है कि अगर ज़बरदस्ती पानी पीते हैं तो कैंसर से पीड़ित होंगे, हाथ पाँव टेढ़ा हो जाएगा, एक नंबर। दूसरा नंबर, जो बच्चों के स्कूल से ड्रॉप आउट की संख्या है अनलिमिट है, उसका कोई लेखा जोखा आपके पास नहीं है। तीसरा समस्या, जो बाढ़ की बात हमारे मित्र कर रहे थे, यहाँ से ट्रैफिकिंग ह्यूज क्वांटिटी में होता है। चाहे ट्रैफिकिंग, यहाँ पर जिस तरह से परंपरागत जो नेता हुआ करते थे उनकी जगह नए विकल्प दिए गए हैं। हम लोग के यहाँ नया उम्मीदवार आया है, गठबंधन जो हमारी सरकार की हुई है, नीतीश कुमार जी, लालू जी, कांग्रेस की गठबंधन के उम्मीदवार, यहाँ महिला उम्मीदवार दिया गया है, जो विमेंस कॉलेज की प्रोफेसर है, पढ़ी लिखी है, और यहाँ लोगों की चाहत थी कि महिला उम्मीदवार हो और उनको मिला है टिकट। इस बार का चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्योंकि सभी दल अपने अपने वादे कर रहे हैं, अपने अपने दावे कर रहे हैं। हमने जो न्याय के साथ विकास किया है, हमने जो गुंडागर्दी को ख़त्म किया है, हमने जो स्वास्थ्य में अपना काम किया है, और मैं अपने नेता के आधार पर वोट मांग रहा हूँ, यही हमारा मुद्दा है। आप बताएं, नेता प्रमुख है या मुद्दे प्रमुख हैं? मोहिउद्दीन नगर से अगर चुनाव में लड़ रहा हूँ तो मोहिउद्दीन नगर के मुद्दे बहुत सारे हैं। विकास बिल्कुल यहाँ जीरो है, विकास के नाम पर जीरो है। प्रशासनिक व्यवस्था ठप है, हत्या, अपहरण, लूट दुनिया भर के यहाँ पे हुए हैं, आज तक उसका कोई अंजाम तक पुलिस नहीं पहुँच पाई है। बात कही जा रही है कि अगर नेता ने काम नहीं किया तो उसका आकलन किया जाना चाहिए। लगता है कि इलाके में कुछ काम हुआ है? 5 साल के अंदर में जो विधायक के द्वारा कराया गया वही काम हुआ, बाद बाकी कोई काम नहीं हुआ। और सुशासन की बात और न्याय के साथ विकास की बात जो लोग कह रहे हैं, ये सब बेमानी है। पूरे सूबे बिहार में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। एक आम पब्लिक के लिहाज से आप क्या सोचते हैं कि कैसा नेता होना चाहिए? अच्छा नेता होना चाहिए, विकास का नेता होना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी का हवा लहर बह रहा है। मोदी जी के नाम पर यहाँ वोट हो रहा है, वो विजयी हो रहे हैं। पिछले चुनावों से कितना अलग लग रहा है ये चुनाव आपको, कि या फिर यही लग रहा है कि फिर से जातियों के आधार पर चुनाव हो जाएगा? नहीं, इस बार चुनाव का मुद्दा जो है से ऐसे मूलतः जो है से विकास पर आधारित है। और यह बात सत्य है कि जो गठबंधन की जो सरकार में जो लोग हैं और नीतीश कुमार ने यहाँ विकास की रास्ता खोला है, लेकिन विकास अधूरा है। केंद्र और राज्य में सरकार एक होगी तभी विकास हो पाएगा? देखिए, केंद्र और राज्य में सरकार एक हो से विकास का, इससे कोई विकास नहीं होने वाला है। जो लेफ्ट फोरम बना है, सीपीएम का जो गठबंधन बना है, वो गठबंधन गरीब मजदूर किसानों के सवाल पर संघर्ष करता है। बहुत लोग चर्चा करते हैं कि विकास हो गया, मोहिउद्दीन नगर आगे बढ़ गया, लेकिन बताइए जब घटना घटती है कौन आते हैं? कोई नहीं नेता आता है। मोहिउद्दीन नगर की बात करें तो यहाँ पर स्थानीय मुद्दे काफी हावी हैं और यहाँ के प्रत्याशियों के जो निजी प्रदर्शन है वो काफी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। वोटर चौक में बस इतना ही। कैमरामैन लक्ष्मीकांत के साथ अजय विक्रम सिंह, डीडी न्यूज, मोहिउद्दीन नगर। तो ये तो मुद्दे थे वोटरों के वोटर चौक पर। और चुनाव की कुछ अन्य अहम खबरें देखते हैं चुनावी एक्सप्रेस में। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की सूर्यगढ़ा में चुनाव रैली, कहा लालू और नीतीश के शासनकाल में राज्य विकास की धारा में पिछड़ गया। अमित शाह ने कहा, नीतीश कुमार के एक कंधे पर लालू का जंगल राज तो दूसरे कंधे पर कांग्रेस का भ्रष्टाचार।
भाजपा ने लालू नीतीश पर साधा निशाना, कहा राजनीतिक स्वार्थ के लिए जेपी के अनुयायी बैठे हैं कांग्रेस की गोद में। विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की अधिसूचना हुई जारी। इस चरण के 7 जिलों की 55 सीटों के लिए शुरू हो जाएगा नामांकन। शेखपुरा नवादा की चुनावी सभा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया हमला, कहा मोदी सिर्फ वादा करते हैं, निभाते नहीं। जनता से महागठबंधन के लिए मांगा समर्थन, कहा नीतीश के पास है बिहार के विकास का एजेंडा। लालू प्रसाद ने बाबा रामदेव पर किया पलटवार, कहा रामदेव बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। बाबा रामदेव पर पहले भी लग चुके हैं कई आरोप। बाबा रामदेव ने कहा था लालू में प्रवेश कर गया है शैतान। लालू प्रसाद का भाजपा पर निशाना, ट्विटर पर लिखा भाजपाई कौरव सेना के साथ पांडव का है मुकाबला। कौरवों के पास तमाम संसाधन थे, पांडवों के पास केवल कृष्ण। सुशील मोदी ने ट्विटर के जरिए लालू पर साधा निशाना, लिखा लालू में अच्छे शासक के गुण नहीं हैं, कंस के हैं दुर्गुण। लालू यादव और सुशील मोदी ने आचार संहिता के उल्लंघन मामले में चुनाव आयोग के नोटिस का दिया जवाब। मोदी ने कहा हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप ही की थी घोषणाएं। लालू ने जवाब में कहा नहीं की है बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात। लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान के बेटे में जुबानी जंग। चिराग ने बुधवार को कहा कि किसको बड़ा कहूं किसको छोटा, कंफ्यूजन हो गया है। लालू राबड़ी राज में बेटों की उम्र में हो गई हेराफेरी। लालू के बेटे ने कहा रामविलास अपने एफिडेविट में बताएं पत्नी का नाम। बिहार विधानसभा चुनाव में बदजुबानी के मुद्दे पर तारिक अनवर ने कहा चुनाव आयोग ले संज्ञान, चेतावनी से नहीं बनेगी बात, सख्ती से काम करे आयोग। तो ये थी चुनावी एक्सप्रेस और इसी के साथ जनादेश में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी वक्त फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।